नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। इस वक्त हम मौजूद है अलेवा गांव में, जो उचाना कला सीट में पड़ता है और जींद में आता है। यहां से प्रत्याशी या फिर कहें कि ये पूरी की पूरी सीट काफी हॉट सीट है और यहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है बृजेंद्र सिंह। बृजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा यही आपसे, मैं लोगों का हुजूम भी देख रहा हूँ, गांव का फील भी यहाँ पर पूरा है और हम पूरा दिन आपका इंतजार करते रहे, तो इससे ही पता चलता है कि आप बहुत ज्यादा बिजी हैं। कैंपेन कैसा चल रहा है? कैंपेन बहुत बढ़िया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस गांव में हम अभी हैं, अलेवा जी, ये उचाना हल्के का सबसे बड़ा गांव है संख्या के हिसाब से। जी। और जहां तक चुनाव प्रचार का सवाल है, जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है, जिस प्रकार से लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत स्पष्ट है कि लोगों ने जो मन पहले से बना रखा था, जो लोकसभा में भी दर्शाया, वो मन अब और पुख्ता है। और कांग्रेस की उचाना में, जींद जिले में, हरियाणा में बहुत भारी जीत होने वाली। इस सीट की अगर मैं स्पेसिफिक बात कर लूं तो बहुत हॉट सीट है। कारण उसका है कि काफी युवा और सियासत में पहले से जो परिवार है वो चुनाव लड़ रहे हैं। आप खुद उसमें आते हैं, दुष्यंत चौटाला उसमें आते हैं और साथ ही साथ बीजेपी से अत्री साहब यहाँ से। कंपटीशन किसके बीच में है? कंपटीशन चाहे यहाँ की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें, कंपटीशन बीजेपी के साथ है, जैसा कैसा भी वो कंपटीशन है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, इस चुनाव में जैसा आपने लोकसभा में भी देखा, यहाँ पे फिलहाल कोई तीसरी पार्टी या तीसरे गठबंधन या चौथे गठबंधन के लिए फिलहाल इस चुनाव में कोई जगह नहीं। और इस सीट पर भी नहीं ना, बिल्कुल नहीं। इस सीट का तो वैसे भी आप इतिहास देखेंगे, कभी यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं जीता है। दुष्यंत चौटाला को कैसे आंकते हैं? नहीं, उनको तो लोग आंक चुके हैं जी अब। और ये हालांकि थोड़ा दुर्भाग्य होगा कि वो जो इंडिपेंडेंट भी जो खड़े हैं, शायद उनकी भी उनसे ज्यादा वोट आएंगी। आप दोनों की शायद सोच मिलती नहीं, लेकिन एक चीज को लेकर बहुत मिलती है। दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि बृजेंद्र सिंह की जमानत जब्त हो जाएगी, आप भी कुछ वैसा ही कह रहे हैं? नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो तथ्यों पे आधारित है। अभी लोकसभा का चुनाव 3 महीने पहले ही खत्म हुआ है। उनकी माताजी ने लोकसभा चुनाव लड़ा था और ये वो हल्का है जहाँ 2019 में दुष्यंत जी को लोगों ने, कहते हैं ना, भर भर के वोट दी थी। 58%, 92,000 या 93,000 वोट उनको मिला था यहाँ से। और लोकसभा का जो चुनाव अभी हुआ है, उनकी माताजी को इस हल्के में 4200 वोट मिली है। पूरी लोकसभा में 22,000 वोट मिली है। तो उससे आप लगा सकते हैं कि लोगों का जो उनके प्रति एक आकर्षण था, जो उनमें चौधरी देवीलाल की वो छवि देखते थे, उसके साथ लोग बड़ा विश्वासघात महसूस करते हैं, बहुत ठगा महसूस करते हैं और उसका परिणाम सामने है। मैंने उनसे भी ये सवाल किया, उनसे भी साक्षात्कार किया और ये सेम सवाल मैंने कहा कि लोकसभा में आपकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी थी, तो आप विधानसभा में उसे कैसे बेहतर करने वाले हैं? तो उनका जवाब उस पर ये था कि दोनों चुनाव बहुत अलग होते हैं। और इस सीट की अगर बात करते हैं तो तकरीबन 1.5 लाख वोट कास्ट हुए थे पिछली मर्तबा, और उसमें से 58%, जैसा आपने भी कहा, 58% वोट्स उन्हें मिले थे। और इस सीट पर इससे पहले 58% वोट किसी कैंडिडेट को नहीं मिले थे। तो आप क्या एनालिसिस आपका है, क्योंकि आप भी पॉलिटिकल आदमी और साथ ही साथ पढ़े लिखे हैं, पूर्व IAS है, एनालिसिस तो आपका भी कुछ होगा। इतना बुरा हश्र कैसे हो गया, अगर हम माने आपकी बात? मैं, आपकी एक सीनियर पत्रकार हैं हरियाणा के, उन्होंने अब नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले अपना विश्लेषण करते हुए एक शब्द का इस्तेमाल किया था जो मुझे बहुत बहुत सार्थक लगा और खासतौर पर दुष्यंत जी की स्थिति को समझाने के लिए बहुत ठीक लगा। उन्होंने शब्द जो इस्तेमाल किया वो लोक निंदा है। उन्होंने कहा कि अगर नाराजगी हो जाए तो लोगों को आप मना सकते हो, लेकिन यदि आप अपने कामों से, आप अपनी कार्य प्रणाली से यदि आप लोक निंदा का पात्र हो जाओ, तो फिर उससे पलट के वापस आना करीब करीब असंभव हो जाता है। तो फिलहाल वो उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। वो ठीक है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इतने बड़े नाम की विरासत उनके साथ जुड़ी हुई है, तो उस नाते वो बातें बहुत बड़ी बड़ी अभी भी करते हैं। लेकिन यथास्थिति जमीन पे जो हालात हैं वो उससे पूरी भली भांति वो जानते हैं क्या हो रहा है। दो चीज़ें आप दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलर है, और वो ये, पहली तो ये कि पॉलिटिकल परिवार से आप आते हैं। सियासत की लड़ाई इस सीट पर बहुत ज़्यादा कही जा रही है, क्योंकि हम भी, मैंने कहा कि 5 घंटे से हम आपका इंतजार कर रहे थे, तो कुछ लोगों से भी बातचीत कर रहे थे। तो राजनीतिक विरासत की बात को यहाँ पर हर कोई मानता है। और दूसरा, पॉलिटिकल हिसाब से आप दोनों काफ़ी यंग है, बहुत लंबा पॉलिटिकल करियर आप दोनों के लिए इंतजार कर रहा है। और उससे भी बड़ी बात, हिसार के आप दोनों पूर्व सांसद है। हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो आज के दिन उचाना का जो चुनावी समर है उसमें वो किसी गिनती में ही नहीं है। जो मुकाबला है वो तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के साथ है। दुष्यंत जी, जैसे मैंने कहा, उनसे ज्यादा तो यहाँ पे जो 1-2 इंडिपेंडेंट खड़े हैं, शायद उनकी वोट उनसे ज्यादा आएंगे। चलिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि शायद एक चीज पर आप दोनों की राय मिलती है,
और वो है जमानत जब्त की। उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप कि आप जमानत जब्त के लिए तो 1/6 वोट चाहिए। जी जी 1/6 वोट मतलब 1,60,000 वोट यदि डलती हैं तो उसमें आप लगा लीजिए 1/6। ये तो सिंगल डिजिट के आंकड़े में रहने वाले हैं। ठीक है। सर मैं कांग्रेस पर आना चाहूंगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं और मैंने आपकी कुछ आज जनसभाएं भी सुनी। जो वो बयान है उन बयानों को कैसे देखती है कांग्रेस पार्टी? बृजेंद्र सिंह, शमशेर गोगी ने जो बयान दिया उस बयान की मैं बात कर रहा हूँ सर। नहीं, मैं माफी चाहूंगा, मैंने शमशेर गोगी जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं अपने चुनाव बिल्कुल उनका एक बयान आया और वो बहुत सुर्खियां बटोर रहा है। वो कहते हैं कि पहले हम रिश्तेदारों का घर भरेंगे, फिर जो हमारे आसपास के लोग हैं उनका घर भरेंगे और फिर अपने परिवार का घर भरेंगे। नहीं, मुझे नहीं पता उन्होंने बात किस लहजे में की है। वो 5 साल के एमएलए रह चुके हैं और राजनीति में 3 दशक से तो मैं जानता हूं उनको, क्योंकि वो मेरे पिताजी के बड़े करीबी होते थे, अभी भी हैं। तो मुझे संदर्भ क्योंकि नहीं पता, इसलिए मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा। तो मैं नीरज शर्मा का एक और बयान उसका जिक्र कर देता हूं। और ये तमाम सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आप पढ़े लिखे उन कुछ चुनिंदा राजनेताओं में से आते हैं जो आईएएस तक रहे और अब आप पूर्व आईएएस है, उसके बाद आप राजनीति में आए। नीरज शर्मा कहते हैं, जो फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस के कैंडिडेट है, कि कोटा सिस्टम रहेगा जी कांग्रेस में तो, और हर विधानसभा के लिए 2000 नौकरियां रहेगी, तो मुझे जिताकर भेज दो और ये फैसला मेरा नहीं है, फैसला सबका है। नहीं, चलिए अब वही वाली बात है कि आप यदि कुछ बड़े नेताओं की बात करें तो मैं टिप्पणी करूं। अब नीरज शर्मा ने क्या कहा और शमशेर गोगी जी ने क्या कहा उसके बारे में मैं टिप्पणी क्या दे सकता हूं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है उनको हम उसका संदर्भ इधर उधर ले जा सकते हैं, लेकिन हर हल्के की ये इच्छा तो होती है कि सरकार में जब आए तो उनकी भागीदारी जो है वो सरकार में चाहे नौकरियां हों चाहे और सरकारी स्कीम्स हों, वो सारी जो एक व्यवस्था है उसमें हिस्सेदारी तो सबकी बनती है। वो तो वो उन्होंने उसको कोटे क्या शब्द दे दिया, वो शायद उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था शब्द, लेकिन बिल्कुल बहुत सी बातें उन्होंने और भी ऐसी कह दी कि 50 वोटों पर एक नौकरी। उससे आगे बढ़ते हैं सर। सवाल मेरा ये, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि आप उन कुछ चुनिंदा नेताओं में से जो उस शिखर पर पहुंचे ब्यूरोक्रेसी के भी, जहां तक पहुंचना किसी के लिए आसान नहीं होता। तो मैं बार बार एक बात होती है और पॉलिटिकल सर्कल में भी शायद होती होगी, जर्नलिज्म में तो बहुत ज्यादा होती है, जर्नलिस्टिक सर्कल में भी बहुत होती है, कि सरकार को दरअसल आईएएस चलाते हैं, राजनेता नो डाउट चलाते हैं, लेकिन जितनी जानकारियां हम कहें कि ब्यूरोक्रेट्स के पास होती है उतनी नए नवेले पॉलिटिशियंस के पास तो नहीं होती। और आप ये तमाम बारीकियां जानते हैं। आप अगर सत्ता के शिखर पर बैठते हैं, किस तरीके से वो डिफरेंस देख पाएंगे लोग? नहीं, देखिए, जो प्रशासन है और जिसको आप ब्यूरोक्रेसी की संज्ञा देते हैं, चाहे वो आईएएस हो, एचसीएस हो या नीचे के लेवल की ब्यूरोक्रेसी है, तो वो तो सारा का सारा प्रशासनिक तंत्र है। लेकिन उस तंत्र को चलाना तो लोगों ने जिन्हें चुन के भेजा है उनको है। मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो पूरा मंत्रिमंडल है, और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एमएलए की सूरत में, एमपीज, या जो नहीं भी जीत पाए वो भी, तो दोनों में पलड़ा सही शासन चलाने के लिए राजनेता का भारी होना चाहिए। बिल्कुल, अन्यथा समस्याएं आ जाती हैं, क्योंकि राजनेता जो है, जो लोगों का प्रतिनिधित्व करके आते हैं, उनकी लोगों के प्रति रोज की जवाबदेही है। बिल्कुल है। जबकि प्रशासनिक अधिकारी एक नौकरशाह है, उसे नौकरी मिली है, अच्छी 35-36 साल की बंधी नौकरी है, तो वो उस नाते शायद उनकी जवाबदेही अपने सीनियर्स के प्रति तो है, या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के प्रति है, लेकिन लोगों के लिए शायद उस तरह की वो जवाबदेही नहीं समझते जो एक राजनेता को निभानी पड़ती है। बिल्कुल। और आप क्योंकि खुद 21 साल इस तंत्र के अंदर रहे हैं, तो मैं आपसे ये समझना और जानना चाहूंगा कि वो फैसला कितना मुश्किल था कि राजनीति को छोड़कर राजनीति में आना है और इस प्रोफेशन को छोड़ना है? वो मेरे लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ, हालांकि मैं कभी सामने नहीं आता था, जी जी बिल्कुल, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज जरूर थी कि देर सवेर मुझे इस क्षेत्र में आना है। हाँ, उसको आने में 21 साल लग गए, उसे मैं मानता हूँ बहुत देरी से आया। हो सकता है मैं आज से मतलब जब मैं 2019 में पहला चुनाव जब लड़ा लोकसभा का, उससे 10 साल पहले आ गया होता तो अब मैं ज्यादा एक्सपीरियंस और ज्यादा पका हुआ होता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल। और क्योंकि आप जब आए तो आप बीजेपी में आए, उस वक्त तक बहुत सी चीजें बदल चुकी थी। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो आपके पिताजी है, बहुत दिग्गज नेता है और बहुत मान सम्मान उनका है। उस नाते से आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बीजेपी के कल्चर को भी आप देख चुके हैं, कांग्रेस में अब आप आ चुके हैं, क्या डिफरेंस आपने महसूस किया? नहीं, डिफरेंस बहुत ज्यादा है जी। बीजेपी एसेंशियली एक कार्डर बेस्ड पार्टी है,
और वहां पे आपको अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का कोई लंबा चौड़ा उसमें रियायत नहीं है। एक कमांड कंट्रोल है, उसी के नाते वो पूरी पार्टी चलती है। तो एक सही मायने में लोकतांत्रिक पार्टी इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कांग्रेस में धड़े हैं, कांग्रेस में झगड़े हैं। मैं तो कहता हूँ लोकतंत्र की यही तो खूबी है। आप लड़ोगे नहीं, झगड़ोगे नहीं, तो लोकतंत्र कहाँ का रह गया। तो ये सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस तो ये है। और दूसरा जो विचारधारा है, आप कुछ ही कह लीजिए, अंत में सबसे बड़ा फर्क तो उसी पे आकर टिकता है। मैं, क्योंकि मुझे एक मौका मिला था, मैं नौकरी में था, राजनीति में आना चाहता था, बीजेपी ने मौका दे दिया, तो मैं चला गया उस नाते। जी। लेकिन बहुत जल्दी मुझे समझ में आ गया था कि मैं ज्यादा लंबा टिक नहीं सकता। बिल्कुल, जैसा आपने खुद भी कहा कि लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि इनडिसिप्लिन देखने को मिल जाता है। जैसे मैंने दो नेताओं के बयान की बात कर ली। मैं जेपी का बयान यहाँ पर इसलिए लाना चाहूंगा क्योंकि जहां से आप रहे, हिसार से ही एमपी, वो कहते हैं कि लिपस्टिक लगा के पॉलिटिक्स नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। वो बयान पूरे तरीके से बहुत उसकी निंदा भी हुई, कांग्रेस की निंदा की। ये चैलेंज रहेगा। देखिए, बड़ी दिलचस्प चीज है, आपने गोगी जी का जिक्र किया, नीरज शर्मा जी का जिक्र किया, जेपी जी का जिक्र किया, जरा मनोहर लाल खट्टर जी का भी जिक्र कर लीजिए, जरा ब्रिजभूषण शरण सिंह का भी जिक्र कर लीजिए, जरा सेंगर जो एमएलए था यूपी का, उसका भी जिक्र कर लीजिए। तब जाके कुछ पलड़ा आपको पता लगेगा कि किस ओर झुक रहा है। क्योंकि देखिए, जो मैंने कहा, कांग्रेस में नेता थोड़ा स्वच्छंद छंद में रहते हैं, मस्ती में भी रहते हैं, अपनी बात कर लेते हैं, कह देते हैं, कई बार वो गलत भी निकल जाती है। लेकिन ये नहीं है कि उनको दबाया जाता हो या उनकी आवाज को घोट दिया जाता हो। गलतियां सबसे हो जाती हैं, मैं मानता हूं। कुछ बयान ऐसे हैं, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हों या जो आपने जिक्र किया, मेरे को नहीं पता गोगी जी ने क्या कहा, लेकिन कई बार ऐसी बातें निकल जाती हैं। लेकिन भाजपा मानसिकता से ना तो वो महिलाओं की पक्षधर है, ना वो जो पिछड़े समाज हैं उनकी पक्षधर है। उनकी वो बात करती है राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए। ना वो कमेरे वर्ग की पक्षधर है, ना वो किसान की पक्षधर है। मोदी जी कहते हैं जी मैं तो बैकवर्ड कम्युनिटी से आता हूं और कांग्रेस ने तो कभी किसी का कुछ किया नहीं। इस तरह की बातें वो एक नैरेटिव जो बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं उस पार्टी में 5 साल रहा हूं, वहां ज्यादातर चीजें जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए है, ना कि एक सही निष्ठा से जो आदमी एक पॉलिसी फ्रेम करे उसके हिसाब से। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि वो सरकार को एक दृष्टि से कमजोर करने पे लगे हुए हैं। पूरे प्रशासन को वो चाहते हैं कि हम इसको कच्चे पे चलाएं। कच्चे से मेरा मतलब कच्चे की नौकरियां। और जिसकी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति जो है, सबसे बड़ी जो पॉलिसी जो इस चीज को दर्शाती है, वो अग्निपथ की स्कीम है कि आपने फौज को भी कच्चों की कर दिया। आप आज से 5-6 साल बाद ये अगर अग्निवीर यूं ही चलता रहा, ये अग्निपथ योजना, तो 3/4 फौज जो है वो कच्चे कर्मचारियों की, कच्चे जवानों की होगी। अब वो फौज किस तरह से आप उसको मानेंगे कि वो सशक्त रहेगी और देश की रक्षा के लिए अपना जीवन त्यागने की भावना एक जवान में रहेगी, वो मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं कि वो उसको किस तरह से देखें। बिल्कुल, 2 चीजें मैं आप ही के इस जवाब से लेना चाहूंगा। आपने बीजेपी के उन बयानों की बात की क्योंकि आपकी जवाबदेही कांग्रेस के प्रति, इसलिए मैंने वो सवाल किए थे, लेकिन आप उनको ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अग्निवीर की बात आपने की। मैं घोषणा पत्र पर आ जाता हूँ इसी आपकी बात से। अग्निवीर को लेकर हरियाणा के जो बीजेपी का घोषणा पत्र है, उसमें उनकी तरफ से कह दिया गया है कि हरियाणा से जो भी अग्निवीर योजना में जाएगा उसे सरकारी नौकरी गारंटेड दे दी जाएगी। ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करने वाला एक तरीका है। अब मैं अग्निपथ योजना को सिरे से खारिज करता हूं। आप अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं और 22 साल की उम्र में आप जवान को थपकी मार के कह रहे हैं कि ये ले 11 लाख या 12 लाख रुपए और घर जा अब तू। और अब ये कह रहे हैं कि हम उनका 5 या 10% कोटा कर देंगे। अब कह रहे हैं कि नहीं, जितने भी आएंगे सबको नौकरियां देंगे। अगर सबको नौकरी देने की बात थी तो 5 या 10% कोटा की आप क्यों बात कर रहे थे? और वो बात नहीं है। बात यही आ गई कि यदि आप उन जवानों को 4 साल में फारिग करके और फिर सरकारी तंत्र में नौकरी देने की बात कर रहे हैं, कहने का मतलब ये कि और जवान जो उन नौकरियों के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपने उनका हक छीन लिया। तो इस अग्निपथ योजना की जरूरत क्या थी, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। हम कोई इजराइल नहीं है, हम कोई छोटी आबादी वाले देश नहीं है कि आपको
पूरी पूरी आबादी को फौज के हिसाब से कोई ट्रेन करना है। आपके पास ऑप्शन बहुत है, बहुत बड़ी फौज आपकी है। और जो मैंने कहा, एक अग्नि पथ स्कीम वाला जो जवान है, वो किस प्रकार से आप उसको उत्साहित रख सकते हैं उस नौकरी के प्रति, जब वो बॉर्डर पे है, बंकर में है, उसके हाथ में भी बंदूक है, उसके साथ वाले के हाथ में भी बंदूक है, वो पक्का फौजी है, उसको एक्स सर्विसमैन का दर्जा भी मिलेगा, उसको पेंशन भी मिलेगी, और खुदा ना खास्ता शहादत हो जाए तो उसे शहादत का दर्जा भी मिलेगा, और बाकी सारी सुविधाएं उसके परिवार को मिलेंगी। और यहाँ सिर्फ कैश डोल आउट करने की बात है कि इतने लाख रुपए दे देंगे, ये इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि वो दोनों की मानसिकता, जो इकट्ठे बॉर्डर पे देश के लिए लड़ रहे हैं, क्या वो मानसिकता दोनों की एक रह सकती है? फौज का आधार, उनकी यूनिट का आधार यूनिट के प्रति और फौज के प्रति और देश के प्रति वफादारी पर टिका हुआ है सारा का सारा। तो इस व्यवस्था में वो चीज कैसे बनी रहेगी, टिकी रहेगी, मजबूत रह सकती है, मुझे इसके ऊपर भारी शक। ठीक है सर, आपका जो घोषणा पत्र आया 7 वादे पक्के इरादे के नाम से, उस घोषणा पत्र पर जरूर अपने जो आपके वोटर्स हैं उन्हें भी केटर कर देंगे कौन कौन से पॉइंट है और कैसे आप उसे देखते हैं, और साथ ही साथ बीजेपी के घोषणा पत्र पर भी। जी नहीं, बीजेपी का घोषणा पत्र तो मैं पढ़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि अच्छा, वो 10 साल उन्होंने यहाँ राज कर लिया। उस राज की बड़ी दिलचस्प चीज ये है कि अभी जो 4-5 दिन पहले प्रधानमंत्री जी का कुरुक्षेत्र में जो चुनावी जनसभा थी, उसमें प्रधानमंत्री जी के भाषण से ऐसा प्रतीत होता था कि शुरू के 9.5 साल तो थे ही नहीं, कि सैनी जी आए और सैनी जी ने कमाल कर दिया, नायब जी को ऐसे प्रोजेक्ट किया कि 10 साल से मुख्यमंत्री वो चल रहे हैं। जो बैकड्रॉप था मेन स्टेज का, उस बैकड्रॉप पे उस व्यक्ति की जिसे 9.5 साल आपने राज सौंपा हरियाणा का, जिसे आपने केंद्र में इतना बड़ा मंत्री बनाया हुआ है, उसकी तस्वीर तक आप नहीं लगा रहे। मतलब ये कि आप उस 9.5 साल को जुठलाना चाहते हैं, भूलना चाहते हैं, और जितनी भी उस 9.5 साल की जो स्कीम्स थी उसको नायब सैनी जी के कार्यकाल में एक उसको लफाजेबाजी में कहूंगा, उनको ज्यादातर स्कीम्स को विड्रॉ करने का और इस तरह की घोषणाएं की गई। तो बीजेपी के पास हरियाणा में नैरेटिव जो है वो उनके पास अब नहीं बचा है, और उसका मुझे सबसे बड़ा उदाहरण जो था कुरुक्षेत्र वाली प्रधानमंत्री जी की स्पीच में नजर आया। ठीक है, मैं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आता हूँ। घोषणा पत्र, उस सवाल से पहले आप ही के जवाब से एक सवाल ये कि आप जिस तरीके से बीजेपी को बिल्कुल हम कहें कि यहाँ पर कह रहे हैं कि वो पावर में दोबारा आने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि हम तो हैट्रिक लगाने वाले हैं। उस हैट्रिक को अगर कांग्रेस झुटला रही है तो फिर मैं आपसे कहूँ, कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है और बीजेपी को कितनी? क्योंकि आईएनएलडी कहती है कि सरकार तो त्रिशंकु होगी और हम पावर में होंगे। आईएनएलडी भी कहती है, जेजेपी कहते हैं वो किंग मेकर बनेंगे, मैं कहता हूँ मुंगेरा लाल के सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, सबको सपने देखने चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुकाबला जो भी है वो बीजेपी के साथ है, और लोगों के दिमाग में कोई संशय या संदेह नहीं है कि उनका टारगेट क्या है। उनका टारगेट है बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाना, और वो बाहर का रास्ता दिखाने के लिए विकल्प जो उनके सामने है वो मात्र कांग्रेस है। और कांग्रेस का जिस प्रकार से पूरे देश में एक जीर्णोद्धार में कहूंगा जिस तरह से हुआ है, हरियाणा में तो खैर हमेशा मजबूत रही, वो कमजोरी नहीं आ पाई जो देश के अन्य हिस्सों में आई थी। तो इस बार तो बहुत सशक्त पार्टी के रूप में कांग्रेस एक बड़े बहुमत से जीतेगी यहाँ पे। कांग्रेस का घोषणा पत्र सर, उस पर क्या कहेंगे आप लोगों के लिए? नहीं, घोषणा पत्र में बहुत सी चीजें हैं। आप कहें तो मतलब मैं उसको महिलाओं के लिए है, इसमें बहुत बड़ी चीज है, 6,000 की बुढ़ापा पेंशन अनाउंस की गई है, 500 रुपए का गैस सिलेंडर अनाउंस किया गया है, 600 रुपए की दिव्यांग पेंशन अनाउंस की गई है, जो बीमारी का जो एक भत्ता कह लीजिए, इलाज की पूर्ति के लिए जो खर्चा है वो सरकार उसको 25 लाख रुपए तक कवर करने का करेगी, जो सीरियस बीमारी हैं उनके लिए। उसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज खास तौर पर युवाओं का हित ध्यान में रखते हुए, जो मैंने कहा कि कच्चे की प्रणाली पे चली है बीजेपी, कच्ची नौकरियां, इस वजह से 2 लाख पोस्ट हरियाणा में वो नई क्रिएट नहीं करनी, पुराना जो बैकलॉग है, 2 लाख पोस्ट वेकेंट पड़ी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो में कहा है कि वो 2 लाख जो नौकरियां जो खाली पड़ी हैं उनको हम भरने का काम जल्दी से जल्दी करेंगे, तो वो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। इसके अलावा अनेकों हैं, पिछड़े वर्ग के लिए हैं, जातिगत सर्वे कराने की बात है, उसके अलावा गरीब परिवारों के लिए
जो एक कांग्रेस ने पहले योजना शुरू भी की थी और क्रियान्वित भी की थी 100 गज के प्लॉट देने की, वो दोबारा से चालू की जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए कि पिछले 5-5.25 साल से जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसमें कोई पैसा नहीं आया। अर्बन एरियाज के लिए आया है लेकिन रूरल के लिए नहीं आया। तो जिससे मैं जब भी गांव में जाता हूं, खासतौर पर जब मैं समाज के गरीब तबके में जाता हूं, तो वहां महिलाएं खासतौर पर कॉलोनी शब्द इस्तेमाल करती हैं, जी कॉलोनी नहीं आई। तो अब क्या बताएं कि कॉलोनी के लिए पैसा ही नहीं आया पिछले 5 साल से। तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा है कि हम 3.5 लाख रुपए 2 कमरे का यूनिट का प्रावधान उसमें करेंगे। दोबारा से इस योजना को केंद्र से तो पैसा नहीं आएगा, लेकिन सरकार अपने खर्चे से उसका, अपने खजाने से उसका व्यय करेगी। उसके लिए बजट पहले ही सेट किया गया है। वो मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उस दौरान कह रहे थे। लेकिन एक नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने मुफ्तखोरी की आदत लोगों को लगाई, जिसके कारण वो 2 प्रदेशों में, एक यूटी है, वहां पर सत्ता पर काबिज हो गई और कांग्रेस भी उसी दिशा में। और इसके लिए एग्जाम्पल ये दे दिया जाता है कि हाल हिमाचल का देख लो, बात ओपीएस की करते थे, हालात आर्थिक संकट के हैं। लेकिन बीजेपी ना शब्दों का प्रयोग बड़ा अच्छा करती है। बाकियों के लिए तो रेवड़ी, यदि हम बांटें तो लाभार्थी। ठीक है। तो बीजेपी तो बिल्कुल मुखर होके लाभार्थी वर्ग जिसको संज्ञा देते हैं उसको अपना वोट बैंक मान के चल रही है। वो उन्होंने ठुकरा दिया इस बार उन्हीं लाभार्थियों ने, वो एक अलग बात है। तो सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं, ठीक है, खजाने पे उसका असर पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो सब कुछ इस चीज पर निर्भर करता है कि आपकी अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है, उसकी सेहत कैसी है। वो सेहत यदि अच्छी है तो फिर आपको वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन इन स्कीम्स के माध्यम से वो करना पड़ता है, क्योंकि हमारे समाज का बहुत बड़ा तबका है जो गरीबी में है अभी भी, जिसको आप पॉवर्टी लाइन कहते हैं, गरीबी रेखा कहते हैं, उससे नीचे जीवन यापन है। और दूसरा ये, अब मैं उसको, क्योंकि मैंने सोशल वेलफेयर स्कीम की संज्ञा दी, सबसे बड़ी सोशल वेलफेयर स्कीम मोदी जी की क्या है, जो कोविड के टाइम में शुरू की थी, किसानों 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन। उसका आधार क्या है? फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो यूपीए की, मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी, कांग्रेस लेड जो यूपीए था, फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये प्रावधान है जिसके अंदर ये कर रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है कि वो करें तो दूसरे करें तो रेवड़ी, हम करें तो लाभार्थी। सर, ये सवाल मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिशियन से नहीं पूछ पाता, लेकिन जो हम ये बातें कर रहे हैं इसमें एक चीज तय है कि जो डेवलप्ड नेशन होते हैं वहां पर इस तरीके की चीजें मुफ्त में दी जाती है अमूमन, क्योंकि उनका, जो आपने भी कहा कि उनके पास बजट उस चीज के लिए रहता है। भारत जैसे देश के लिए आपके, मैं जो ब्यूरोक्रेसी का आपका अनुभव था उससे भी समझना चाहूंगा, कितना बड़ा चैलेंज है कि आप डेवलपिंग नेशन है और आप इस तरीके की चीजें मुफ्त दे रहे हैं, वो बिजली हो, वो खाना हो, वो कुछ भी नहीं। ये बैलेंसिंग कभी भी आसान नहीं होती जी। और सारी की सारी राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा या सरकार चलाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंत में आकर इसी पे टिकता है। बिल्कुल, कि आपके पास जो संसाधन हैं वो सीमित हैं, बेस्ट यूज कैसे, तो उसको आपके अनुसार उसका सबसे बढ़िया इस्तेमाल क्या हो सकता है। तो कुछ लोग इसमें विश्वास करते हैं कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, धन्ना सेठ हैं, उनके लाखों करोड़ का कर्जा जो है आप वो एक चुटकी में माफ कर दें और कह दें उसको, तो क्या इंटरेस्ट सबवेंशन या पता नहीं क्या नाम देते हैं उसको, कि हमने तो वो कर दिया। वही चीज अगर किसान मांगे तो कहीं इससे तो हमारी अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, इससे तो ये हो जाएगा। तो वो जो भी सरकार में जो आते हैं उनकी प्राथमिकता क्या है, वो इससे पता लगती है कि उनका इन विषयों पर मत क्या है। तो ये बैलेंसिंग तो हमेशा एक है। अब आपने जैसे पश्चिमी देशों का जिक्र किया, हेल्थ और एजुकेशन करीब करीब मुफ्त है पूरे यूरोप में, अमेरिका में नहीं लेकिन पूरे यूरोप में और जापान में वो करीब करीब मुफ्त है और बहुत अव्वल दर्जे का है। तो ये चीजें, और उनका जो सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क अदरवाइज है पूरा का पूरा, तो वो चीजें हैं। और इसीलिए मैंने कहा यदि आपके पास संसाधन हैं, आपकी अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है, तो फिर उसकी यदि आपकी प्राथमिकताएं इस तरह की हैं तो आप वो पैसा उस तरफ डाइवर्ट करेंगे। बिल्कुल। मेरे लास्ट 1-2 सवाल रहेंगे। एक सवाल तो यही कि चौधरी बीरेंद्र सिंह जाने जाते हैं अपने एक अलग अंदाज के लिए, और क्योंकि कांग्रेस में बहुत लंबे समय तक रहे तो अपनी बात को क्लियरली कैसे रखना है उनसे बेहतर मैंने किसी नेता को नहीं देखा। मैं भी हरियाणा को पिछले 15 साल से कवर कर रहा हूँ, उनके साथ भी बहुत बार बात और मुलाकात हुई, तो उन्हें हम लगातार देखते हैं कि बहुत कड़े अंदाज में और खड़ी बोली के स्टाइल में वो तमाम चीज़ें बोलते हैं। तो जब एक पिता के तौर पर वो आपके राजनीतिक गुरु भी हो जाते हैं तो उनके साथ कभी कभी कोप करना मुश्किल हो जाता है, और किस तरीके से राजनीति में आने के बाद आपको उनके अनुभव का फायदा मिला? देखिए,
एक बहुत बड़ी बात यह है कि मैं और मेरे पिताजी आम तौर पर जब ऐसे बैठते हैं तो शुद्ध राजनीति जो है ना वो कभी डिस्कस नहीं करते। ओके। हम खेलों की बात कर लेंगे, हम सिनेमा की बात कर लेंगे, लेकिन राजनीतिक तौर पे क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए वो हमारी चर्चा नहीं होती। आम तौर पे जो कहते हैं या जो प्रेस में जो बयान देते हैं या और जो इंटरव्यूज वगैरह हैं, मैं उनसे समझ जाता हूं कि इशारा क्या है, बट हमारी ऐसे चर्चा नहीं होती। और बाकी ये है कि उनका 52 साल का तजुर्बा है, इतना लंबा करियर है और शुरू से राजनीति का करियर रहा है। आप कह सकते हैं करीब 26 साल की उम्र में पहला चुनाव लड़ गए थे वो, तो मैं भी धीरे धीरे पक जाऊंगा। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि शो का नाम है राज की बात, जी। तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसी राज की बात बताएं जो आपके अनुभवों से जुड़ी हो, सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, जो कहीं पर शेयर ना हुई हो और जिसे आप शेयर कर सकते हैं। वो आपके अनुभव भी हो सकते हैं। ये कि मैं कांग्रेस से संपर्क में हूं और पार्टी ज्वाइन करने वाला हूं, ये चीज बहुत लंबे समय तक मैंने अपने पिताजी से भी डिस्कस नहीं की थी। अच्छा, तो हम उनसे भी उम्मीद है कि साक्षात्कार करेंगे और ये सवाल हम उनसे जरूर पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सूर्य समाचार के साथ जुड़े, और क्योंकि चुनावों के दौरान जो वक्त होता है वो गोल्ड माइन होता है, लेकिन उसके बावजूद आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार।